आज हम नगरीय आकार की अर्थ एवं सिद्धांत अर्बन मॉर्फोलॉजी मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉर्फोलॉजी शब्द की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ वर्ड मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर हुई है। एक है मॉर्फी, इसका अर्थ होता है फॉर्म अर्थात रूप का आकार, और दूसरा है लोगस, इसका अर्थ है विवरण देना, डिस्कर्स। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है आकारों या स्वरूपों के विषय में बात करना। आकार की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीव विज्ञान में किया गया था। हेंडरसन ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया था कि यह पौधों व जंतुओं के रूप तथा संरचनाओं का विज्ञान है। बाद में इस शब्द का प्रयोग कई विद्वानों ने भूगर्भ शास्त्र में, भूगोल में, अनेक विज्ञानों में किया जाने लगा। भूगोल में इस शब्द का अभिप्राय प्रारंभ में या सबसे पहले पृथ्वी के धरातल का रूप या मानवीय बस्तियों के अध्ययन में किया जाने लगा। सबसे पहले डडले स्टाम ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि यह रूप व संरचना का विज्ञान है तथा उस विकास से संबंधित है जो रूप पर प्रभाव डालता है। भूगोल में आकार की नगर पृथ्वी पर मानव निर्मित अधिवास होते हैं। इसका भीतरी भूगोल बहुत ही दिलचस्प होता है। किसी भी नगर का आकार में आकारिकी का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए ये अपना अलग ही भीतरी भूगोल रखते हैं। यदि हम किसी बड़े नगर को देखें तो हमें दो बातें देखने को मिलती हैं। पहली बात, एक तो कहीं पर रिहायशी इमारतों की अधिकता देखने को मिलेगी, तो कहीं पर दुकानें ही दुकानें और कहीं पर कारखानों का ही जमघट होगा। इसी प्रकार हमें नगर की भूमि का अलग अलग ढंग से उपयोग होता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज़, इमारतों का बाहरी रूप, फिजिकल फॉर्म और उनका स्थान के अनुसार क्रम भी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहीं कहीं पर मकान एक मंजिल के होते हैं तो कहीं कहीं पर गगनचुंबी इमारतें होती है। कई मकान सड़कों के किनारे बसे होते हैं तो कई कारखाने बस्तियों के बीच में बसे होते हैं। दुकानें होती है रिहायशी क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं, कहीं कहीं पर गंदी बस्तियों का विकास हो गया है। आदि सभी बातें हमें नगर के गठन अर्थात आकार की को ही बताती हैं कि वो नगर का आकार की किस प्रकार का है। नगर में हमें औद्योगिक इकाइयाँ, व्यापारिक क्षेत्र, रिहायशी मकान आदि देखने को मिलते हैं जो नगर की भूमि पर अपना विस्तार कर लेते हैं। इसी तरह से नगर की भूमि का इन कार्यों के लिए उपयोग होता है। इसके कारण नगर में विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग क्षेत्र बन जाते हैं जिनको हम नगरीय क्षेत्र यानी कि अर्बन रीजन्स कहते हैं या कार्यात्मक या फंक्शनल जोन्स का नाम देते हैं। इसमें नगरों की भूमि का उपयोग तथा स्थापित इमारतों के भौतिक संरचना व उनका विभिन्न कार्यों में उपयोग का अध्ययन हम करते हैं। अब है आकारिकी की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। भूगोल में आकारिकी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कई सारे विद्वानों ने आकारिकी की परिभाषा दी है और आकारिकी को समझाने में का प्रयास किया गया है। सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है ओपी सिंह ने बताया है कि द टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी includes the various internal form and structural pattern and characteristics of a special unit। ओपी सिंह ने बताया कि वास्तविक रूप में नगर के भीतर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न स्वरूप और संरचनात्मक प्रतिरूप उसकी आकारिकी का परिचय देते हैं। ये इसकी मुख्य परिभाषा है। इसके अलावा ऑर्थर ई स्मेल्स ने भी नगरीय आकारिकी की परिभाषा दी है। उनका कहना है
नगर की आकार की में नगरीय क्षेत्रों की प्रकृति, उनके कार्य व स्वरूप, इन क्षेत्रों की पारस्परिक स्थिति तथा उनकी आपस में सामाजिक निर्भरता आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। इन सब बातों का अध्ययन ही नगरीय क्षेत्र का भौगोलिक विश्लेषण कहलाता है। इसके अलावा तीसरी परिभाषा के रूप में मर्फी ने बताई है। उनने आकारिकी का अध्ययन वर्तमान नगर के रूप व प्रारूप के विकास के बारे में बताता है तथा समय समय पर इस नगर को किस तरह प्रादुर्भाव हुआ है तथा इस प्रादुर्भाव के नगर के स्वरूप पर क्या प्रभाव डाला है आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से एक अन्य परिभाषा के अनुसार नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर की इमारतों व उसके निर्मित भागों के प्रारूप एवं ढांचे का अध्ययन होता है। यह नगरीय ढांचा नगर के विकास, उत्पत्ति व उसके कार्य की अभिव्यक्ति करता है। इस तरह से ये आकारिकी की प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे हम नगरीय आकारिकी को समझने की कोशिश करेंगे। अब है नगरीय आकारिकी के अध्ययन में शामिल तथ्य। नगरीय आकारिकी में शामिल तथ्यों में कुसुमलता दत्ता के अनुसार नगरीय आकारिकी की संरचना का अध्ययन हम निम्न शीर्षक के आधार पर करते हैं। पहला है नगर की आकारिकी को विकसित करने में उसके नाभि केंद्र और कोशिकाओं का योगदान। दूसरी चीज़ है नगर के विकास संबंधी तत्व। इसमें दो तत्व शामिल हैं। पहला है सड़क नगरीय जीवाणु के अस्थिपंजर के रूप में, और दूसरा है नगर के स्वरूप पर कार्यों का प्रभाव। तीसरी बात है आकार की इकाइयों के वर्ग एवं किस्म होना। चौथा है आकाशीय आकार की खंड। पांचवा है नगरों का बाह्य रूप, और छठा है नगरीय पार्श्विका। इन सब विशेषताओं के आधार पर हम नगरीय अध्ययन में शामिल तथ्यों के कह सकते हैं कि नगरीय भूगोल में नगर की आकारिकी के अंतर्गत उसके विभिन्न कार्यों के क्षेत्र, नगर के बसाव स्थान एवं उसके कार्य क्षेत्रों व इमारतों का प्रभाव, नगर के आकार पर प्रभाव डालने वाली बातों, नगर के बसाव पर मानव के रीति रिवाजों तथा संस्कृति का प्रभाव और नगर के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की पारस्परिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से आकारिकी के अर्थ, उसके विशेष क्षेत्र की व्यापकता का पता हमें लगता है। नगरीय आकारिकी पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन मॉर्फोलॉजी। किसी भी स्वरूपीय अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जिनके कारण उसके वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ है। इसमें वर्तमान स्वरूप की भौतिक संरचना का अध्ययन भी होता है तथा नगर के कार्य क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला जाता है। नगरीय आकारिकी अर्थात नगर की संरचना पर निम्न दो बातों का प्रभाव सामूहिक रूप से हमें देखने को मिलता है। पहला है प्राकृतिक कारकों का प्रभाव, फिजिकल फैक्टर्स। इसमें नगरीय आकारिकी में नगर बसाव स्थिति, बसाव स्थान आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि नगर के बसाव स्थान का धरातल समतल है व एक समान है तो उस नगर का विकास चारों दिशाओं में होगा। नदी के किनारे हैं या समुद्र के किनारे नगर की स्थिति का होना नगर की आकारिकी पर विशेष प्रभाव डालते हैं। दो भिन्न प्रकार के प्रदेशों के बीच नगर की स्थिति या पर्वतीय प्रदेश या पर्वतबद्ध प्रदेश में स्थिति आदि बातों का नगरों की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में धूपदार ढाल की उपस्थिति, जलवायु दशा है वहाँ का जल की उपलब्धता किस प्रकार की है आदि बातों का नगर की आकारिकी पर किसी न किसी रूप में हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसी आधार पर हमारे देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हैं, अतः नदियों के प्रवाह मार्ग का प्रभाव नगर की आकारिकी पर सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। जैसे कि हमारे देश के अंदर आगरा, दिल्ली यमुना नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ पर स्थित है। इसी के अनुरूप वहाँ की सड़कों का जाल दिखाई पड़ता है। इसी के अलावा और उदाहरण के रूप में वाराणसी नगर की गंगा किनारे ऐसी ही स्थिति है। धरातलीय दशा व नदियों नगरों में सड़कों के जाल को निर्धारित करती हैं।
सड़कें तथा प्रमुख सांस्कृतिक संगठन के रूप में हैं। सड़कों ने भारतीय नगर को स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नगर में इमारत के विकास में सड़क अस्थिपंजर या रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यातायात नगरीय तंतु का अनंत धागा है जो रीढ़ का हड्डी माना जाता है। नगर को सड़कों के प्रारूप व व्यवस्था के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। सड़कों का विकास धरातल की विशेषताओं पर निर्भर करता है कि वहाँ पर किस प्रकार का धरातल है। अगर वहाँ पर धरातल समतल है या मैदानी है, सड़कों का तेज विकास होगा। अगर वहाँ पर उबड़ खाबड़ धरातल होगा तो सड़कों का विकास में बाधा आएगी और वहाँ पर इसका सड़कों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। भौतिक कारकों में सड़कों के विकास पर प्रभाव डालने वाले के साथ साथ में उनके डिजाइनर व प्रारूप पर भी प्रभाव डालता है। नदी के किनारे बसे नगरों में सड़कें नदी के तट के अनुरूप उसके समानांतर फैली जाती हैं। जैसे कि मथुरा, आगरा, वाराणसी, कानपुर और पटना आदि नगरों में प्रमुख सड़कें नदी के तट के अनुरूप फैली गई हैं। बेंगलोर नगर में समुच्च रेखाओं व जलाशय तथा मसूरी शिमला में समुद्र रेखाओं ने सड़कों के विन्यास पर प्रभाव डाला है। दिल्ली में यमुना नदी दक्षिण पश्चिम का पहाड़ी क्षेत्र सड़क के प्रारूप को अधिक प्रभावित नहीं कर पाए हैं। अतः स्पष्ट होता है कि सड़कों का विन्यास बसाव स्थान की धरातल विशेषताओं का परिणाम होता है। दूसरा कारक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव, कल्चरल फैक्टर्स। नगर के बसाने वाले लोगों में रीति रिवाज और विचारों का नगर के गठन पर प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर किस प्रकार के लोग हैं, जैसे कि धार्मिक संस्थान हो के आधार पर पुराना बाजार स्थान, नगरीय दीवार, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि बातें नगर की आकृति पर प्रभाव डालती हैं। ये बातें एक नाभि के रूप में कार्य करती हैं जिनके चारों ओर नगरों का ढांचा केंद्रित हो जाता है। मकानों, दुकानों आदि पर समय समय विशेष की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। सड़कों का प्रभाव नगर की आकृति को विकसित करने में नाभि केंद्र कोशिकाओं को विशेष योगदान होता है। नगर का केंद्र नाभि के रूप में काम करता है। इसी के चारों ओर नगर फैल कर बढ़ता रहता है। इस पर केंद्रोन्मुखी शक्ति का प्रभाव होता है। धीरे धीरे लोग इस स्थान के इर्द गिर्द आकर बस जाते हैं और नगर की सड़कों के रूप में फैलाव को निर्धारित करते हैं। इसे नाभि केंद्र का प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी महानगर में राजघाट पठार ने प्रारंभ से में नाभि केंद्र का काम किया, लेकिन बाद में गंगा के किनारे विश्वनाथ मंदिर के नाभि के रूप में काम किया। इसने सड़क का विस्तार गंगा के चापाकार रूप में समांतर किया। यह नाभि केंद्र प्रमुख सड़कों के मिलन बिंदु के रूप में होते हैं। हमारे देश के अधिकांश नगर अनियोजित नगर हैं, इसके कारण सड़कों का विकास मिश्रित प्रकार का मिलता है। ये सड़कें घुमावदार, मोड़ वाली व कहीं कहीं बहुत तंग तथा कम चौड़ी होती हैं। इन सड़कों ने निर्मित क्षेत्रों में के अनुसार अपना स्थान बनाया है। लुधियाना एक ऐसा नगर है जहाँ पर चौड़ा बाजार के समीप है और वहाँ पर सभी सड़कें समकोणिक हैं। आगरा के किनारे बाजार का समीपस्थ क्षेत्र, बेंगलोर का कैंप गौड़ा क्षेत्र, कानपुर का नगर चाहे छोटे हो या बड़े हो, वहाँ कई प्रकार के कार्य खंड स्थापित हो जाते हैं। ये खंड रियासी होते हैं या व्यापारिक हो सकते हैं या प्रशासकीय हो सकते हैं या शिक्षा का केंद्र हो सकते हैं, मनोरंजन आदि के प्रकार के होते हैं। इन सब का विस्तार नगर के बसाव स्थान के आकार पर निर्भर करता है। ये खंड परिवर्तनशील होते रहते हैं। समय के साथ साथ वे अपनी विशेषताओं और विस्तार में परिवर्तन कर लेते हैं। डॉक्टर कुसुम दत्ता ने कहा है कि ये खंड उतने ही गतिशील होते हैं जितने नगर के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब है R.E. डिकन्सन के अनुसार स्वरूप निर्धारण शक्तियाँ, मॉर्फोलॉजी फोर्सेस अकॉर्डिंग टू R.E. डिकन्सन। इन्होंने नगर के भीतर भिन्न भिन्न कार्यों व संस्थानों की स्थापना का विकास के प्रक्रम को 7 शक्तियों का परिणाम बताया है। इन पर आर्थिक विशेषता, सामाजिक अभिरुचियाँ तथा राजकीय नियमों का प्रभाव होता है। पहला है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। नगर में कार्यों व लोगों का जमाव प्रारंभ में उसके केंद्र में होता है, फिर धीरे धीरे प्रत्येक कार्य उस स्थान पर स्थित होना चाहता है जहाँ समय व कीमत दोनों ही न्यूनतम हो।
इस प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं। यह केंद्रोन्मुखी शक्ति का परिणाम होती है। यहाँ पर लोग रहने की अपेक्षा कार्य के लिए अधिक आकर्षण रहते हैं और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर अपने कार्य को संपादित करते हैं। दूसरा है एकत्रीकरण, कॉन्सेंट्रेशन। उसमें है नगर के मध्य का भाग में रिहायशी व अरिहायशी कार्यों के अस्पष्ट क्षेत्रों में एकत्र होने की प्रवृत्ति को एकत्रीकरण कहते हैं। इसमें केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, उप व्यापार क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयाँ, प्रशासन, रिहायशी तथा अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों का विकास मुख्यतः इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। ये दोनों शक्तियाँ केंद्रोन्मुखी शक्ति का ही रूप है। अब है तीसरा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें नगर के भीतर जब स्थान का अभाव हो जाता है तो नगर की कुछ संस्थाएं एवं कार्य नगर को पूर्णतः छोड़कर उसकी बाहरी सीमा पर ग्रामीण क्षेत्रों में या समीपवर्ती नगरों में स्थापित होने लगती हैं। ऐसा विकास क्रम प्रत्येक बड़े नगरों में हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के उद्योगपति अपने उद्योग समीपवर्ती नगरों जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांवा आदि में लगा रहे हैं। उपनगरों का निर्माण इसी क्रिया का परिणाम होता है। अब है चौथा संविकेंद्रीकरण, डिकॉन्सेंट्रेशन। जब नगर के मध्य भाग में कार्यों का स्थानांतरण उसके बाह्य भाग की ओर होने लगता है तो उसे सविकेंद्रण अवस्था कहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने में तीव्र परिवहन साधनों का विशेष योगदान होता है। अगला है पुनः केंद्रीकरण, रिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रित कार्यों की स्थापना के साथ साथ वहाँ पर कार्यों का पुनः जमाव होने लगता है, उसे पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि बाह्य क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों के स्थापित होने के साथ साथ रिहायशी व उप व्यापार के क्षेत्र स्थापना होने लगती है। इसमें जहाँ भी औद्योगिक इकाई लगेगी वहाँ पर भी बस्तियों का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। यही कहलाता है पुनः केंद्रीकरण। अब है छठा रिहायशी पृथक्करण, रेजिडेंटल सेग्रेगेशन। इसका अर्थ एक स्थान पर व्यक्तियों एवं संस्थाओं के एकत्रीकरण से है। साधारणतः एक जाति, वर्ग, संस्कृति एवं आर्थिक समानता के लोग एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जिसके फलस्वरूप नगरों में विभिन्न वर्गों के अलग अलग रिहायशी क्षेत्र बन जाते हैं। लास्ट है सातवां प्रमुख आक्रमण और अनुक्रमण, डोमिनेंस, इन्वेंशन एंड सक्सेशन। इसमें क्या होता है, जब नगर में स्थापित संस्थाओं व इमारतों के उपयोग में समय समय के साथ परिवर्तन होने लगता है, तब एक स्थान का किसी कार्य में पहले जो प्रभुत्व था वह उपयोगकर्ताओं द्वारा अन्य कार्यों की स्थापना से कम कर दिया जाता है, जिससे उसका उपयोग बदल जाता है। जैसे जैसे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के समीप की इमारतें जो पहले रिहायशी कार्य में प्रयुक्त होती थी, व्यापारिक कार्यों के प्रसार के आक्रमण के कारण व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती हैं और धीरे धीरे यहाँ इमारतें रिहायशी इमारतों के स्थान पर व्यापारिक इमारतों के रूप में पूरी तरह बदल जाती है। इस प्रकार नगरीय आकारिकी में डिकन्सन ने उसके नगर के निर्माण की निर्धारित शक्तियों के बारे में समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।